Hello everyone. So in the previous video we have completed till sum number 6. Let us start with sum number 7. सम नंबर 7 जो है वो 6 से बहुत सिमिलर है. हमने 6 में ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है कि डायामीटर ऑफ अ सर्कल विल बी इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर. अगर सर्कल जो है वो स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड रहेगा तो हमें इस बार स्क्वायर का एरिया दिया है 50. तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड स्क्वायर होता है फॉर्मूला. तो 50 विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर. दोनों को स्क्वायर रूट लिया तो साइड मिल गया रूट 50. इसका मतलब साइड अगर रूट 50 है तो डायामीटर भी रूट 50 होगा. डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज रूट 50. तो इसका मतलब रेडियस उसका आधा होगा विच इज रूट 50 डिवाइड बाई 2. और हमें इंटरेस्ट है एरिया ऑफ अ सर्कल में. तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए. आर का स्क्वायर मतलब ये चीज का स्क्वायर. तो रूट 50 बन जाएगा 50 और 2 बन जाएगा 4. और दोनों को 2 से कट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 25 पाई बाई 2. इसका मतलब आपका आंसर ऑप्शन बी है 25 पाई बाई 2. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको स्क्वायर बना के दिया है और उसके डायगोनल का लेंथ 10 दे दिया है और आपको एरिया ऑफ अ स्क्वायर पूछा है. तो देखिए आपको पता ही है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, स्क्वायर है तो, और ये भी एस रहेगा और ये भी एस रहेगा. तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर. तो वो लॉजिक से ये 100 मिलेगा और ये मिलेगा 2s स्क्वायर. तो s स्क्वायर मिल जाएगा 50. और ऑब्वियसली अगर आपको साइड निकालना है तो आपका आंसर रूट 50 आता. बट हमें तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर चाहिए जो कि साइड स्क्वायर होता है और साइड स्क्वायर ऑलरेडी हमें पता है कि 50 है. तो इसका मतलब हमारा एरिया ऑफ द स्क्वायर का आंसर 50 है. सम खत्म. So as simple as that. Moving on to the next question, which is question number 9. Question number 9 में दिया है in the 7-inch square above another square is inscribed. What fraction of the larger square is shaded? देखिए ये सम थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझने की जरूरत है. एक चीज तो क्लियर है कि बाहर वाला भी स्क्वायर है, अंदर वाला भी स्क्वायर है, ठीक है. और हमें पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज शेडेड. तो उस पर बाद में आता है, पहले अंदर वाले स्क्वायर का लेंथ निकाल लेते हैं, वो बहुत जरूरी है. तो आप सम देखेंगे तो अगर ये, अब देखिए ये और ये सेम होना चाहिए, वो तो जरूरी है. और यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ठीक है. तो 3 4, इसका मतलब ये वाला भी 4 ही होगा और ये वाला 3 ही होगा, क्योंकि तभी जाके हमें ये दोनों का आंसर सेम मिलेगा, ठीक है. और कोई वैल्यूज के लिए वो सेम नहीं मिलने वाला है. तो उस हिसाब से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दोनों केस में तो अपने को मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, और वो 5 मिल जाएगा सॉल्व करने पर. तो इससे समझ में आता है कि अंदर का जो स्क्वायर का लेंथ है वो 5 है. और अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लार्जर स्क्वायर इज शेडेड. तो सबसे पहले उसके लिए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ बाहर वाला स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अंदर वाला स्क्वायर. तो आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, जो कि बहुत इजी है क्योंकि आउटर स्क्वायर का साइड 7 है. तो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. तो 49 माइनस 25 सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 24. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है 24 और फ्रैक्शन ऑफ लार्जर स्क्वायर पूछा है. तो फ्रैक्शन हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, क्योंकि ऐसे ही फ्रैक्शन निकाले जाएंगे. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है 24 और एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर है 49. तो आंसर है 24 अपॉन 49 विच इज ऑप्शन नंबर बी. यस, आप आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर करेक्ट है. क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सम है, आपको वापस समझा देता हूं मैं. देखिए अंदर वाले स्क्वायर का लेंथ निकालना ही मेन है.
और वो मैंने कैसे गेस किया, तो क्लियरली ये साइड और ये साइड सेम होने वाला है, तो आप प्रॉपर्टी लगा के भी निकाल सकते हैं, इसको x ले लेंगे, इसको y ले लेंगे बहुत मेहनत करने पे, या फिर आप सिंपल समझ लीजिए कि क्योंकि ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है और ये सेम होना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई किया कि अंदर भी स्क्वायर है, तो लॉजिकली अगर ये 3 है और ये 4 है तो यहाँ पे ही 3 और यहीं पे 4 होना चाहिए था, जिससे ये दोनों 5 मिल जाएंगे। एक बार ये अंदर वाला मिल गया उसके बाद सम बहुत ईजी है, क्योंकि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लार्जर स्क्वायर इज शेडेड, तो पहले तो शेडेड रीजन का एरिया निकाल लिया आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर करके, और फ्रैक्शन पूछा है तो जब भी फ्रैक्शन पूछते हैं तो ऐसा ही करने का कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ आउटर सर्कल, किसके कंपैरिजन में पूछा है और किसके बारे में पूछा है, उस हिसाब से आंसर मिल गया 24/49। Moving on to the next question, which is the 9th one. In the 7-inch square above, another square is sorry, ये शायद 9th one ही था, 9th one हो चुका है। 10th वाला क्वेश्चन, अब 10th वाले क्वेश्चन में लाइन्स L1 and L2 आर पैरेलल ऐसा बोला है और A इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बोला है, तो क्वांटिटी A ये है, क्वांटिटी B ये है, तो कौन सा बड़ा है हमें बताना है। तो A अगर ऑब्ट्यूस एंगल है, ग्रेटर देन 90 मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, तो A हमें पता है E से इक्वल होता है और दोनों ऑब्ट्यूस एंगल है, तो अगर मैं A प्लस F प्लस G रखूँ एक बाजू और दूसरी बाजू रखूँ B प्लस E प्लस H, तो क्योंकि A और E इक्वल है तो उनका तो सिग्निफिकेंस ही निकल गया वहां से। अब अगर हम F का बात करें तो F जो है वो B से इक्वल है क्योंकि वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। हाँ, ये इक्वल क्यों है, ऑब्वियसली क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है A और E। सेम तरीके से B और F जो है वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो B और F का भी सिग्निफिकेंस निकल जाएगा क्योंकि वो भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब बचा G और H, तो G और H को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वैसे तो डायग्राम से ही समझ रहा है क्लियरली कि G जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है जबकि H जो है वो अक्यूट एंगल है। सो क्लियरली G जो है वो H से बड़ा ही होने वाला है, और क्योंकि वो क्वांटिटी A में है तो हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी A इज ग्रेटर देन क्वांटिटी B। देखिए A और E कॉन्ग्रुएंट निकले तो वो नलीफाई हो गए, F और B कॉन्ग्रुएंट निकले तो वो नलीफाई हो गए क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और G और H में मुझे डिसाइड करना था, तो डायग्राम से ही समझ रहा है कि G जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है जबकि H जो है वो अक्यूट एंगल है, और ऑब्वियसली ऑब्ट्यूस एंगल अक्यूट एंगल से बड़ा ही होगा, तो क्वांटिटी A इज ग्रेटर देन क्वांटिटी B। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। 11 में हमें पूछा है कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू बताइए। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देखिए 35 के सामने वाला भी 35 होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लॉजिक से, बराबर है। तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, और ये पूरा बाकी 35 बी ए, ये वाला 35 डी और सी पूरा सर्कल घूम रहे हैं, तो इसका मतलब 6 एंगल्स मिला के 360 बन रहे हैं, जिसमें से मुझे दो 35 निकाल देने हैं, तो इसका मतलब 70 डिग्री निकाल देना है। इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी 290 है। मुझे अलग अलग निकालने का जरूरत नहीं है उनको, मुझे सम में इंटरेस्ट है, और सम क्लियरली पूरा अगर 6 एंगल्स ले ले तो 360 डिग्री घूमता है, जिसमें से ये 35 दिया हुआ है और ये जो है 35 हमने ऑब्टेन किया क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। सो इसलिए आंसर है 360 माइनस 70 विच इज 290। So that's it for question number 11, answer is 290 degree। Question number 12 हम next lecture में करेंगे। Thank you, take care।